सभी देखने वालों को आशुतोष का नमस्कार। दर्शकों, आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने आर्ट में रमे रहे, डूबे रहे और हमेशा जवां बने रहे। 1941 में पैदा हुए श्री श्याम शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए श्याम शर्मा जी को पूरे देश में विदेशों में जाना जाता है। बहुत काम आपने अपने आर्ट के ज़रिए अपना नाम, अपने काम का नाम लेकर गए हैं पूरे देश विदेश में। पद्मश्री से सम्मानित हैं। हमें बहुत गर्व है कि श्री श्याम शर्मा जी हमारे बीच आए हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। सर, आपका पुनः स्वागत है और बात शुरू करते हैं। एक बच्चा जो मथुरा के आसपास, वृंदावन के आसपास, गोवर्धन के आसपास की गलियों में खेलता है और वो कैसे विभिन्न जो उनको इनटेक मिलते हैं, जो उनके जहन में जो जो चीज़ें आती हैं, उनको आर्ट फॉर्म में लेकर आता है। श्री श्याम शर्मा जी, अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी आप बताएं। बचपन से शुरू करते हैं। आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला होगा, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिला होगा, कहीं ना कहीं आपके हाथ पकड़कर काम किया कराया गया होगा। कैसा रहा वो वक्त? नमस्कार मित्रों, कला में स्मृतियों का बहुत बड़ा स्थान है। हर कलाकार के जीवन में स्मृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे जीवन में भी कला के क्षेत्र में आने की जो स्मृतियां हैं, आज 80 साल पहले जब मैं बच्चा था, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म एक ऐसे आध्यात्मिक, धार्मिक, प्राकृतिक क्षेत्र में हुआ जो गोवर्धन कहलाता है। गोवर्धन धार्मिक दृष्टि से वो स्थान है कि भगवान कृष्ण ने उसको ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर उठाया था जी। ये एक कथा है, परंतु मेरी दृष्टि से गोवर्धन जहाँ मैं पैदा हुआ, वो प्राकृतिक पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति यानी जल, पहाड़, नदी, वहाँ का वातावरण जो बहुत ही रमणीक है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गोवर्धन में। गोवर्धन में आज भी एक शिलाखंड की पूजा होती है। प्रातःकाल उसको बिना जाति पाति के भेदभाव के हर कोई स्पर्श कर सकता है, उस पर जल चढ़ा सकता है, जिसको हम आकृति निरपेक्ष हिंदी में कहते हैं, नॉन फिगरेटिव। ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, और वो देवता है। और देवता भी क्या, एक शिलाखंड है जो प्रकृति का प्रतिरूप है। सायंकाल वही शिलाखंड को कला के माध्यम से जो वहां के सेवक हैं वो कृष्ण स्वरूप बना देते हैं। मतलब जो सुबह में नॉन फिगरेटिव था, शाम को फिगरेटिव हो गया। ये आकृति निरपेक्ष और आकृति सापेक्ष एक ही जगह देखने का स्थान है। जल, यमुना नदी, शिलाखंड, प्राकृतिक वृक्ष, तुलसी पूजा, वृक्ष पूजा, ये जो प्रकृति से
सानिध्य जोड़ने का जो स्थान है, ये ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है। संयोग से मेरा जन्म वहीं हुआ। अब मैं कभी कभी अकेले में बैठकर सोचता हूं कि मैं कलाकार ही क्यों बना। तो वो बचपन की यादों को मुझे कुरेदना पड़ता है कि मेरा लगाव चित्रकला से ही क्यों हुआ। जब मैं छोटा था, उनकी स्मृतियों में मुझे डूबना पड़ता है, तैरना पड़ता है, तब मुझे जाकर लगता है कि कला में स्मृतियों का, चाहे वो बचपन की हो या कल की हो, स्मृतियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज मैं सोचता हूं, जब मैं बालक था, स्कूल जाता था, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर की दीवालों पर नाथद्वारा के चित्रकार कृष्ण कथा बनाते रहते थे। उनके चटक रंग, गतिशील रेखाएं और कृष्ण के कथाओं का चित्रात्मक वर्णन, ये मुझे बड़ा मोहक लगता था और मैं घंटों उनको बनाते हुए देखता था। स्कूल देर से पहुंचता था, घर पे शिकायत आती थी। बाबा शिक्षा से जुड़े हुए थे, प्रधानाध्यापक थे, उनसे मुझे डांट सहनी पड़ती थी। पर ऐसा संयोग था, स्कूल से आने के बाद सायंकाल मेरे गांव में एक साइन बोर्ड पेंटर की दुकान थी। वो साइन बोर्ड पेंटर हामिद चाचा, हम लोग बच्चे लोग उनको हामिद चाचा कहते थे। हामिद चाचा चटक रंगों में हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, सब भाषाओं में साइन बोर्ड बनाते थे। हम बच्चे उनके साइन बोर्ड बनाने की प्रक्रिया को देखते रहते थे। अंत में जब साइन बोर्ड बन जाता था, तो हामिद चाचा अपने बक्से में से एक स्टेंसिल निकालते थे। मोर, तोता, मैना, फूल, पत्ती और बने हुए साइन बोर्ड के का बॉर्डर वो छाप देते थे। वो मुझे बड़ा मैजिकल लगता था कि अरे इतना बड़ा साइन बोर्ड, इतनी आकृतियां बॉर्डर के रूप में कैसे बन गई। तब मैं नहीं समझता था ये छापा कला का एक रूप है। कला धीरे धीरे जहन में उतरने लगी। बाबा प्राध्यापक थे, घर में धार्मिक माहौल था। हर महीने गीता प्रेस गोरखपुर का एक धार्मिक अंक है कल्याण, वो हर महीना आता था घर में। बाबा उसको पढ़ते थे और मैं उनके चित्रों की अनुकृति कॉपी पर करता था और कभी कभी मैं उन चित्रों को काट कर एक कॉपी पे चिपका लेता था। बाबा को जब पता लगता था तो मुझे बहुत डांट सुननी पड़ती थी, पर क्या करूं, धीरे धीरे ये नशा बढ़ता गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और आगे की शिक्षा के लिए मुझे अपने पिताजी के पास बरेली जाना पड़ा। वहाँ पर पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस था, छापा खाना। स्कूल कॉलेज से आने के बाद मैं प्रेस में जाता और छपाई कला को बड़े नज़दीक से देखता। तकनीकी जानकारी मुझे छपाई कला की पिताजी के प्रिंटिंग प्रेस से मिलने लगी थी। कला का जुनून बढ़ता गया।
चित्र बनाने का जो शौक था वो भी बरेली में जाकर परवान होने लगा, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि मैं बीए में फेल हो गया। अब क्या करूं? अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं। कुछ मित्रों ने बताया कि लखनऊ में कला की विधिवत शिक्षा होती है, तुम वहां चले जाओ। पिताजी के लाख विरोध करने के बाद भी मैं चुपचाप लखनऊ चला गया और कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्रवेश लिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उस समय देश के प्रसिद्ध चित्रकार वहाँ शिक्षक के रूप में थे। पद्मश्री सुधीर खासगीर, मदन लाल नागर, आर.एस. बिष्ट, योगेंद्रनाथ वर्मा योगी, श्रीखंडे, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल, ऐसे अच्छे अच्छे कला गुरु मुझे मिले। उन्होंने मुझे 5 साल तराशा। मुझे कला के ऐसे मंत्र बताए और पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर एक ऐसी जागृति भर दी उन्होंने कि मेरा जीवन और कला एक हो गए। अब मैं केवल आजीविका के लिए मैंने कला नहीं सीखी, कला जीवन में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष बनाकर मैंने जीवन शुरू किया। 5 साल विधिवत कला की शिक्षा लेने के बाद आजीविका की तलाश में मैं निकला। पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छापा कला विभाग में व्याख्याता के रूप में मैंने पहला और अंतिम काम करना शुरू किया। और मैं फिर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां 24 घंटे कला की बात होती थी, कला सृजन की बात होती थी। आज मैंने 31 वर्ष, जीवन के 31 वर्ष मैंने कला शिक्षक के रूप में बिताए। बाद में प्राचार्य बना और सेवा मुक्त हुआ। मेरे समय में पटना से ऐसे कलाकार पैदा हुए जो आज देश विदेश में बिहार का और कला का नाम रोशन कर रहे हैं। आज युवा कलाकारों में अगली पंक्ति में आते हैं। अगर मैं नाम गिनाऊं तो सुबोध गुप्ता, शंभवी, संजीव, नरेंद्र पाल सिंह, और देश के मुंबई में संजय, वहाँ उसका स्टूडियो है, अपना काम करता है और कला के लिए समर्पित व्यक्तित्व है। अब प्रश्न उठता है, मैंने या शिक्षक कला का व्याकरण बताता है, कलाकार नहीं बनाता। कला की यात्रा विद्यार्थियों को स्वयं सृजित करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। मैंने अपने विद्यार्थियों को एक एनर्जी भर दी, कला का व्याकरण सिखा दिया, और बाकी कला यात्रा उनकी है, उनकी अपनी सोच कला के लिए उन्होंने स्वयं विकसित की। मैंने मार्गदर्शन किया और आज वो देश के युवा कलाकारों में हैं। ये शायद
एक शिक्षक का सबसे बड़ा सम्मान होता है कि उसके विद्यार्थी उससे आगे निकल जाएं। मेरे विद्यार्थियों ने कला के क्षेत्र में मेरा मान बढ़ाया है। कला, जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत कला सृजन का प्रश्न है, तो कला में छापा कला, जिसको प्रिंट मेकिंग कहते हैं, उसका बीजारोपण बचपन से ही हो गया था। आगे बरेली में वो प्रस्फुटित हुआ, लखनऊ में पल्लवित पुष्पित हुआ, और पटना में जहाँ मुझे आजीविका मिली, वहाँ वो विशाल वट वृक्ष के रूप में सामने दिखाई देने लगा। ये नियमित कला सृजन, कला चिंतन का परिणाम था। कला के क्षेत्र में मान, सम्मान, उपाधि, ये सब क्षणिक होते हैं। जब मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है। इससे बल मिलता है कलाकार को, अपनी आस्था पर गर्व होता है कि मैंने जिस समर्पण के साथ काम किया है उसको समाज ने रिकॉग्नाइज किया। ये सम्मान कलाकार का नहीं होता, कला का होता है, कला सृजन का होता है। पढ़ते टाइम, जब मैं पढ़ता था, तो मेरा संबंध नाटक, साहित्य से भी रहा। मैंने प्रयास किया ये जानने का कि अच्छी फिल्मों का आनंद क्या होता है, अच्छे संगीत का सुख कैसे लिया जा सकता है, अच्छी कविता क्या होती है। ये जब मैं बीए का विद्यार्थी था तो साहित्य से जुड़ाव था। साहित्य ने मुझे कला सृजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब मैं पढ़ रहा था तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मुझे मिल गई। उसकी एक लाइन मेरे लिए मंत्र बन गई, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। जी, मन्ना डे साहब ने उसे गाया भी बाद में। जी, एक दूसरी पंक्ति मिली मुझे जयशंकर प्रसाद के कामायनी की, जिसने मुझे कभी भी चैन से बैठने नहीं दिया। हमेशा जब भी मैं एक चित्र समाप्त करता, दूसरा चित्र शुरू हो जाता। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। ये लाइन मुझे नहीं, हर कलाकार को एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए कि हम कलाकारों का कला सृजन का कोई अंत नहीं है। इसका सुख है चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। आज कभी कभी मुझे हिंदी के वरिष्ठतम कवि अरुण कमल की भी एक लाइन बहुत बल देती है। अपना क्या है,
इस जीवन में सब कुछ लिया उधार। अपना क्या है, इस जीवन में सब कुछ लिया उधार और सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। कलाकार की धार ही होती है जो भीड़ से उसे अलग बनाती है। बाकी ज्ञान, ग्रामर, कला का विज्ञान, ज्ञान, ये सब तो हमको मिल जाता है, पर उसमें उस रॉ मटेरियल से धार क्रिएट करना, ये शायद कलाकार का अपना अनुभव जो उनकी कृतियों में झलकता है, अपना है। अंत में जी जी अंत में मेरी 4 लाइनें हैं, और वो कविता नहीं है, वो चित्र ही है, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से कवि नहीं हूं, पर कभी कभी कलम से आकृतियों के बजाय शब्द निकलने लगते हैं, और मुझे नहीं मालूम वो कविता है कि नहीं, पर मुझे अच्छी लगती है। आप आनंद लीजिए। बड़ी सी सफेद चादर, बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना। वाह बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना। दौड़ रही है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बना रही है आकृतियां और रेखाएं, न जिनका कोई अर्थ है न अस्तित्व, बस सुख ले रही है सफेद को सफेद में खोजने का। वाह। शायद यही कलाकार का अपना सुख होता है कि वो जीवन पर्यंत अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने आप को खोजने का प्रयास करता रहता है, और इससे यही प्रेरणा मिलती है कला के लिए। चरे बेटी चरे बेटी चरे बेटी, ये अंतहीन यात्रा है। हर कलाकार को बहुत ही जागरूकता के साथ चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना। श्री श्याम शर्मा जी, ये तो मैं मंत्रमुग्ध होकर, और जो भी हमें देख रहे हैं इस पूरी बातचीत के आपकी जो मेमोरीज हैं, डाउन द मेमोरी लेन्स, उसको सुन रही हैं, देख रही हैं। आपने फॉन्ट से लेकर, आकृतियों से लेकर, रंग से लेकर, शेप से लेकर, कलाकारों जिनके सानिध्य में आप आए, जिनसे आपने सीखा, जो आपके सिखाए हुए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो ये जो कला है और कला की शिक्षा है और कला के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जब वो एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। आपने साहित्य का जिक्र किया कि साहित्य कैसे संगीत को, संगीत कैसे चित्रकला को, चित्रकला कैसे फिल्म कला को, या अब नए जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म आ रहे हैं, आप वहाँ तक काम कर रहे हैं। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, इस पर आप बात करें, क्योंकि आप उसके राही रहे हैं और आप शिक्षा जगत से जुड़े रहे। जैसा कि आपने बताया कि 3 दशक से ज़्यादा आपने पटना में पढ़ाया। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, खास करके खेल, संगीत, कला के क्षेत्र में इसकी जो महत्ता है, वो क्या अब आने वाले दौर पे डिफरेंट मीडियम या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इलोप हो रही है, या बेसिकली जो हम इस भागदौड़ में लगे हैं और ऐसे में बड़े ठहराव के साथ, सुकून के साथ, इवन जो संगीत को सुनना, देखना, प्रकृति को महसूस करना, कहीं वो चीज़ें तो नहीं ख़त्म कर रही हैं, दर्शक होने के नाते भी और कलाकार होने के नाते भी, और उसके साथ बाज़ार की भी बात मैं कहूँगा, उस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, तो अनायास ही भारतीय शिक्षा पद्धति हमारे सामने आ जाती है, जो भारत में गुरुकुल के रूप में विकसित हुई। जैन धर्म में भी गुरुकुल का महत्व है,
सनातन में भी गुरुकुल का महत्व है। और हमारे पास तो उदाहरण है। कृष्ण शिक्षा लेने के लिए सांदीपन गुरु के आश्रम में जाते हैं और उस आश्रम की विशेषता देखिए। वहां निर्धन सुदामा और कृष्ण दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा लेते हैं। ये समानता का, शिक्षा में समानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। गुरुकुल में शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी को एक पूर्ण बनाकर गुरुकुल से निकाला जाता था, जिससे अगर वो राज करे तो अच्छा राजा हो, अगर वो समाज का व्यक्ति है तो अच्छा नागरिक हो। गुरुकुल शिक्षा पद्धति हमें ये सिखाती है कि हमको धर्म से लेकर आध्यात्मिक धर्म, आध्यात्मिक समाज, इन सबको आदर्श बनाने के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रारंभ हुई। और वहां पर सारे विषयों को सिखाया जाता था विद्यार्थी को पूर्ण बनाने के लिए, उसके व्यक्तित्व को पूर्णता देने के लिए सब विषयों को सिखाया जाता था। संगीत, पहलवानी, कुश्ती, पाक कला, ये सारी शिक्षाएं गुरुकुल में दी जाती थी। ये पद्धति चलती गई, धीरे धीरे इसका रूप बदलता गया, पर मूल जो धारणा है मुख्य रूप से कला में हम चाक्षुष कला में हम पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, इन सब में शिक्षा देते हैं। ये तकनीकी पक्ष हुआ। परंतु कलाकार को पूर्ण कलाकार होने के लिए अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए अपनी सहोदर कलाओं का जानना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा संगीत क्या होता है? कोई जरूरी नहीं है कि आप संगीतकार हो जाएं, पर संगीत माध्यम के जो विस्तार है या जो सीमाएं हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके जो सौंदर्य बोध है और जो कला में उसका उपयोग हो सकता है, साहित्य, कविता, अच्छी फिल्म, अच्छा नाटक देखकर हम अपने आप को कला में अभिव्यक्त करने के लिए संपन्न करते हैं। हमारे सामने जो हमारे अग्रज कलाकार हैं, अगर आप देखें पिकासो ने नाटक लिखे हैं। पिकासो नियमित अपने समय के वैज्ञानिकों से बात करते थे। पॉइंटलिज्म, ये विज्ञान का ही प्रतिरूप जो कैनवस पे दिखाई देता है, जिसके पीछे पूरा साइंस छिपा है। और भी बहुत सारे, अपने यहां हुसैन साहब, लीजेंडरी इंडियन पेंटर्स, कविता लिखते थे, नाटक लिखते थे, नियमित संगीत सुनते थे। राजा साहब, ये जो मुझे हुसैन साहब की कविता याद आ रही है। जरूर। उसमें उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है। उनका कविता में भी वो उसी ताकत, उसी संजीदगी के साथ अभिव्यक्त कर सकते हैं जितना पेंटिंग। या खुदा जब मैं पेंट करूं तो मेरा कैनवस थाम लेना।
या खुदा जब मैं पेंट करूं तो मेरा कैनवस थाम लेना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मेरे कैनवस का विस्तार कितना है। क्या बात। ये जो शब्दों में अभिव्यक्ति है एक चित्रकार की, इन्फिनिटी। जो ये बताता है जी। कि एक पूर्ण कलाकार होने के लिए अपनी सहोदर कलाओं से हमको सीखना चाहिए। उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारी कला की अभिव्यक्तियों पर पड़ता है। इसलिए आज 21वीं शताब्दी में जो शिक्षा पद्धति है आज हमारा जो युवा वर्ग है अपनी अपनी विधाओं में सिमट कर रह गया है। जो पेंटर है वो केवल पेंटिंग करता है, उससे कहिए भाई आज अच्छी कविता क्या है जरा बताइए, या आज आपने क्या पढ़ा, अच्छा नाटक क्या देखा आपने दिल्ली में या जिस शहर में रहते हैं। बड़ा मोटा सा उत्तर, हम तो चित्रकार हैं, हमारा काम चित्र बनाना है। इवन अपने चित्र को वो शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसने सहोदर कलाओं का सहारा ही नहीं लिया, जाना ही नहीं उसने। जी। अपने चित्र के बारे में 10 लाइन लिखने को बोले तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो सिमट कर रह गया बनाने में। अगर आज 21वीं शताब्दी के कलाकारों को पूर्ण होना है तो अपनी सिस्टर आर्ट, सहोदर कलाओं से प्रेरणा लेनी होगी, उनके माध्यम का विस्तार और सीमाएं जाननी पड़ेंगी। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यही ज्ञान हमको चित्रों में दिखाई देता है। हर कलाकार जीवन भर अनुभवों को संचित करता है, एक भंडार बनाता है विजुअल एक्सपीरियंस का। उसके पास पहाड़ भर अनुभूतियां, अनुभव एकत्रित हो जाते हैं जब वो कैनवस पर या किसी भी माध्यम में अभिव्यक्त करता है। तो उस पहाड़ से चुटकी भर अनुभव निकालकर अपने चित्र में समाहित करता है, और उस चुटकी भर अनुभव में वो जो पूरा ज्ञान है पहाड़ के समान वो समाहित हो जाता है, जो अभिव्यक्ति के रूप में। जी। एक बट वृक्ष में के बीज में वो इतना छोटा होता है कि उसके हथेली पे रखो तो दिखाई भी नहीं देता, पर उस बीज में पूरा बट वृक्ष समाहित है। जी। ऐसे ही कलाकार के पास बहुत कुछ एकत्रित है जिसको वो अभिव्यक्त करता है अपने अपने इच्छानुसार माध्यमों में। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। मैं ये कभी दावा नहीं करता कि ये सारे अनुभव सही हैं या गलत हैं, परंतु जीवन में जो खट्टे मीठे उतार चढ़ाव से गुजरा तो ये अनुभव मुझे मिले जिनको शब्दों के रूप में आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। बीज में ही अनंत संभावनाएं हैं और वो बीज ही वट वृक्ष का रूप लेता है। यदि वो चलता जाए, उसे खाद, पानी, ज़मीन, आकाश, वायु सब कुछ मिलता जाए। और ऐसी ही पूरी जर्नी श्री श्याम शर्मा जी की रही है। हमने उनसे गोवर्धन के दिनों से लेकर पटना के दिनों तक जाना और समझने की कोशिश की, और 80 साल से ज़्यादा की जो ये कला की साधना है जिस पे ये लगातार अनवरत काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं श्री श्याम
शर्मा जी इसे जारी रखेंगे और निश्चित रूप से उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, वो जो सभी कलाकार हैं और जो अदरवाइज भी जो दैनिक जीवन में जो जी रहे हैं उनको प्रेरणा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्याम शर्मा जी, आप आए और स्टूडियोज़ में हमारे दर्शकों के लिए आपने अपनी कला यात्रा, अपनी जीवन यात्रा बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चितकारा यूनिवर्सिटी का आभार जिसने मुझे बुलाया, और इस विभाग का आभार जिसने मेरे शब्दों को एकत्रित किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।